सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 5th चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापन। ओके, तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। ओके, देखो 1947 से लेकर के 1964 तक नेहरू जी लगभग 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहे थे। देखो हमारे देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, तो तब से लेकर के और तीसरे आम चुनाव तक 1962 में जो हुए थे, हर बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, आप जान चुके हैं ये सेकंड चैप्टर में, इस बुक की सेकंड चैप्टर में आप इस बारे में पढ़ चुके हैं कि पहले के 3 आम चुनावों में कांग्रेस जीती थी और प्रधानमंत्री कौन बना था? नेहरू बने थे। ठीक है, तीनों बार प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, लेकिन जो इनका तीसरा कार्यकाल जो चल रहा था 1962 में जो चुनाव हुए, तो जो वो वाला कार्यकाल चल रहा था, उस कार्यकाल में बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब भाई इसमें लिखा है कि 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अब ये भाई 1952 में चुनाव हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये 1947। तो जब आम चुनाव 1952 में हुए, तो ये 47 का क्या सिस्टम है? ठीक है, देखो 1947 से लेकर के चुनाव होने तक, पहले आम चुनाव होने तक, जो कि हमारे देश में 1952 में हुए थे, तब तक के लिए भी तो प्रशासन चलाना था ना देश का। ठीक है, तो अंतरिम सरकार बनी थी। तो जब नेहरू बने थे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और फिर जब चुनाव हो गए थे उसके बाद कौन बने थे? वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तब इलेक्टेड और पहले सिलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड कैसे हुए? क्योंकि भाई जब देश में चुनाव हुए, फिर वो लोगों ने वोट डाला, वोट डाल के फिर वो जीते। ठीक है, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले जो अंतरिम सरकार थी उसमें थे ये सिलेक्टेड पीएम। ठीक है, तो ये लगभग 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहे भारत के। ठीक है, नेहरू। और अपने तीसरे कार्यकाल के बीच में ही इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है, 1947 से लेकर 1952 तक ये मनोनीत प्रधानमंत्री थे। 1952 से 1964 तक ये निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, इसमें हिंदी में लिख रहा है। ठीक है, पहले थे मनोनीत मीन्स सिलेक्टेड, फिर थे निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड। ठीक है, फिर देखो जब इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन देखो 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो गई, जिससे उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब जब भाई बीच ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि अब भाई इनका उत्तराधिकारी कौन बने। ठीक है, अब इनका उत्तराधिकारी कौन बने। ठीक है, और उसी दौरान जो है 1960 का खतरनाक दशक भी चल रहा था। ठीक है भाई, खतरनाक कैसे? देखो 1960 का ये जो दशक था, 1960 से लेकर के 1969 का जो समय था, इस दौरान भारत के साथ बहुत ही ज्यादा विपदा भारत पर चल रही थी। कैसे? देखो, एक तो गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी उस समय पर। ठीक है, और जो सांप्रदायिक जो बंटवारा हुआ था, उससे अभी तक भारत नहीं उभरा था। ठीक है, भेदभाव भारत में चल रहा था। अकाल पड़ा हुआ था, बड़ा भयंकर अकाल उस समय भारत में पड़ा हुआ था। ठीक है, 1962 में चाइना ने हम पे हमला करा, चाइना के साथ युद्ध हुआ और भारत हार गया। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। ठीक है, फिर पाकिस्तान को तो खैर भारत ने खदेड़ दिया था। ठीक है, पाकिस्तान तो हारा था हमसे। ओके, तो इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, जो जो रीजंस मैंने आपको बताए। ठीक है, तो मृत्यु भी हो गई इनकी और खतरनाक दशक भी चल रहा है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, ठीक है, कौन थे उस समय अध्यक्ष? के कामराज। इन्होंने संसदीय नेताओं व मंत्रियों आदि से विचार विमर्श व समझौता करके अंत में यह निर्णय किया कि अब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाए। ठीक है, अपने भाई पार्टी के नेताओं से इन्होंने जो है डिस्कशन करा, और उस डिस्कशन का ये रिजल्ट निकला कि
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाना चाहिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेहरू के बाद शास्त्री या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, देखो ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, यूपी के ये रहने वाले थे शास्त्री। ठीक है, इनका स्वभाव शांत, सरल व मधुर था। ठीक है, शांत स्वभाव के थे, सरल इनका स्वभाव था, मधुर स्वभाव था इनका। ओके, ये अपनी सादगी की वजह से लोकप्रिय थे। ठीक है, सादा जीवन, उच्च विचार इनकी जो थी विचारधारा थी। ठीक है, सादा जीवन ये जीते थे। ओके, ये नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे तथा ये 1966 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, 1964 में ये बने और 1966 तक ये रहे थे। 2 सालों तक प्रधानमंत्री ये रहे। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री बनते ही इनका इनके समकक्ष निम्नलिखित 2 चुनौतियां आ गई। ठीक है, प्रधानमंत्री बनते के साथ ही इनके सामने 2 चैलेंजेस आ गए। पहला, भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध। ठीक है, 1965 वाला जो युद्ध था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, फिर इस युद्ध के बारे में तो आप प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, तो फिर इसके बाद कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, 1965 के युद्ध के बाद, जो कि कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा चल रहा था? खाद्यान्न संकट। ठीक है, भारत में बहुत भयंकर उस समय अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया। ठीक है, जय जवान और जय किसान। ठीक है, क्यों जय जवान? क्यों? जब हमारे ऊपर हमले हो रहे थे तो जवान, हमारे देश के जवान हमारी रक्षा कर रहे थे बॉर्डर पर, और जब खाद्यान्न संकट चल रहा था तब हमारे किसानों ने खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाई। ठीक है, अब देखो इनसे निपटा कैसे गया था। खाद्यान्न संकट के लिए तो हरित क्रांति आ गई थी। ठीक है, हरित क्रांति को लाया गया था खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए। ये भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया। ठीक है, और ये इसमें जो ये पहला चैलेंज था भारत पाकिस्तान के युद्ध वाला, इसमें तो खैर भारत ही जीता था। ठीक है, तो ये दोनों चैलेंजेस से ये बाहर निकल गए थे। ये दोनों चैलेंजेस पे खरे उतरे थे शास्त्री जी। ठीक है, ताशकंद समझौते के ठीक अगले दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही रहस्यमय ढंग से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पिछले ही चैप्टर में आपको ये बताया था। ठीक है, ताशकंद कहाँ पे है? ताशकंद है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और उज्बेकिस्तान जो है पहले आता था सोवियत संघ के अंतर्गत। ठीक है, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य था उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये 1965 वाला जो युद्ध हुआ था, तब सोवियत संघ की मध्यस्थता से इस युद्ध को सुलझाया गया था। ठीक है, समझौता करवाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ और ठीक अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी ढंग से, मिस्टीरियस तरीके से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला है कि इनको जो है नेचुरल डेथ थी या फिर इनको मारा गया था जहर देके। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इनको जहर दिया गया था, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इनको हार्ट अटैक आया था। अभी तक इनके मृत्यु पर से पर्दा नहीं उठ पाया है कि असल में इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी और हुई भी थी या नहीं हुई थी। ठीक है, ये वर्तमान तक के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, यानी कि भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, ये पद पे रहते हुए मरने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो अपने प्रधानमंत्री के पद पे ही थे और पद पे रहते समय इनकी मृत्यु हुई। ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले कौन थे? पहले थे नेहरू। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू और दूसरे कौन है? शास्त्री। ठीक है, मरने के बाद सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार शास्त्री जी को ही दिया गया था। ठीक है, मरने के बाद। ठीक है, सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सबसे पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे शास्त्री जी। ठीक है,
शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, या फिर कह लो इनका पूरा नाम है श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ठीक है। अब देखो, जब शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भी ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक है। अब उत्तराधिकारी कौन बने। ठीक है। ये नेहरू जी की पुत्री थी, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो अब पता चल गया होगा। ओके। ये नेहरू जी की पुत्री थी। ये शास्त्री जी की मृत्यु के बाद देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारे देश की? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो कि फीमेल थी, उससे पहले मेल ही थे। ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी हमारे देश की। ये मोरारजी देसाई को परास्त कर प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। देखो, मोरारजी देसाई जो थे ना, उस समय पर, जिस समय पर ये शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो उस समय पर मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रांत के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है। बॉम्बे प्रांत के ये उस समय चीफ मिनिस्टर थे। और जो सबसे प्रबल जो दावेदार थे प्रधानमंत्री के पद के, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार उस समय थे मोरारजी देसाई। ठीक है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी ही बनी थी, इनको हरा के, परास्त करके मीन्स हरा के। ये उस समय बम्बई के सीएम थे। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये प्रधानमंत्री पद के मुख्य प्रबल दावेदार थे। लेकिन सांसद व कांग्रेस अध्यक्षों ने यह फैसला किया कि पीएम इंदिरा गांधी बनेंगी, क्योंकि ये नेहरू जी की पुत्री हैं। ठीक है। मोरारजी देसाई के मुकाबले लगभग 2/3 से अधिक मत या फिर वोट इंदिरा गांधी को प्राप्त हुए थे। ठीक है। जो प्रधानमंत्री के पद के लिए जो वोटिंग हुई थी, उसमें 2/3 ज्यादा वोट किसको प्राप्त हुए थे? इंदिरा गांधी को प्राप्त हुए थे। तो प्रधानमंत्री भी वही बनी। और दूसरी बात, ये नेहरू जी की पुत्री भी थी। ओके। ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। एक बार 1966 से लेकर के 1977 तक, और एक बार 1980 से लेकर के 1984 तक। 2 कार्यकाल इनके रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है। 1964 से 66 तक ये शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर भी रह चुकी थी। ठीक है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस समय ये कैबिनेट में मंत्री भी थी। ठीक है। मंत्री के पद पर ये काम कर चुकी थी। ओके। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी की तरह इन्होंने भी एक नारा दिया था। ठीक है। गरीबी हटाओ। ठीक है। शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। और इंदिरा गांधी ने दिया गरीबी हटाओ। ठीक है। इनके समय निम्नलिखित घटनाएं या फिर कार्यक्रम हुए थे। देखो कौन कौन से कार्यक्रम या घटनाएं हुई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, जो कि बांग्लादेश को लेकर था। ठीक है। इस युद्ध के बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल में। ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। ओके। इसमें भारत जीता था, हर बार की तरह भारत ही जीतता है भाई। ठीक है। इस युद्ध के बाद जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है। ये वाला जो युद्ध हुआ ना बांग्लादेश से रिलेटेड, फिर इसके बाद जो है समझौता हुआ था, शिमला समझौता। ठीक है। 1965 वाले युद्ध में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। ठीक है। उसमें कौन थे? शास्त्री जी थे उस समय पर प्रधानमंत्री देश के। इस समय कौन है? इंदिरा गांधी हैं। ठीक है। शिमला समझौता किसकी तरफ से हुआ? देखो, भारत की तरफ से थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है। 18 मई 1974 को पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण इनके कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है। 18 मई को जो 1974 में पोखरण का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, वो भी इनके समय पर ही हुआ था। ठीक है। 1975 में भारत का पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष भेजा गया था, वो भी इनके ही कार्यकाल में भेजा गया था। ठीक है। 31 अक्टूबर को इन्हीं के अंगरक्षकों ने, ठीक है, इन्हीं के ही अंगरक्षकों ने, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी, इन्हीं के ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा। ओके। आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स रह गए हो
तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।